नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं बायस थ्योरम। इससे पहले हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और बायस थ्योरम में ज़्यादा नहीं लेकिन अहम फ़र्क है। देखो, बायस थ्योरम बना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाते हैं जिसमें दो इवेंट हो, या तो हेड या टेल, या तो इसमें देखो जरूरी नहीं हर को हेड या टेल ही देगा। इसमें देखो क्या दिया था इस क्वेश्चन में, मेल या फीमेल। इस टाइप के क्वेश्चन आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बायस थ्योरम के क्वेश्चन में नजर मारो तो आपको एक से या दो से ज्यादा इवेंट गिवन है और उनके अंदर भी पता नहीं काफी कुछ गिवन दे रखा है उसने। तो पहले बायस थ्योरम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो, बायस थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आप बायस थ्योरम का यूज करें तो जितनी भी क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है उन सबका सम आपको नीचे रखना होगा। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये सम का दिखाता है। सम का जो आपको प्रोबेबिलिटी का जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होगी उन सबका सम ऊपर नीचे रखना होगा, और जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ऊपर रखना होगा। अब इसका मतलब क्या है क्वेश्चन के दौरान समझेंगे, ठीक है। अभी तो समझ में आएगा नहीं क्या है क्या कह रहा है। बस इतना ध्यान रखिए, ये जो बीच में ये जो डंडा सा आपको दिखाई दे रहा है इसको गिवन दैट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ए है, इधर वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको ऑलरेडी अकर्ड, ये हो चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये वाला होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के दौरान क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पैकेट, अब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, अ पैकेट कंटेन सीड्स ऑफ 4 ग्रेड। आपके पास एक पैकेट है, तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक पैकेट में 4 टाइप की सीड है, ABCD। तो हमने ऐसे डाटा बना लिया A, B, C और D, ठीक है। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द 4 ग्रेड्स ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट एट रिस्पेक्टिवली। देखिए 80, 50, 40 और 20। अब आप इसको उसकी अमाउंट से कंपेयर करने लग जाओगे बुक में, लेकिन ये पूरा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्या कह रहा है, ये उसके उगने का वो है नंबर, ठीक है। ये परसेंटेज है उनके उगने की। उगने से अभी मतलब नहीं है, अभी हमें देखना है कि उस पैकेट के अंदर ये किस रेशियोज में है। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा या तो आपको ऐसे रेशियोज में देगा। इन रेशियोज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4 अगर कभी लिखा है तो इन सबको आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इनमें आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा 4 है, तो इसका मतलब ये 4 हमेशा ही ज्यादा रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 को आपने कम कर दिया इसको ज्यादा कर दिया, रेशियोज हैं, 4 हमेशा ज्यादा रहेगा। कह रहा है एक सीड आपने निकाला फ्रॉम द पैकेट, हमें नहीं पता कौन से निकाले, और ये किस किस रेशियो में है, 1, 2, 3, 4। नॉर्मल सी बात है, सबसे ज्यादा ये है। कह रहा है आपने एक पैकेट से एक निकाला और उसको आपने उगाया, बीज है उगाओगे ही, खाओगे तो नहीं। तो जर्मिनेट जब वो हुआ तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेड ए का हो। ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता है ग्रेड ए से जो भी हम बीज निकालेंगे उसका रेशो 1 है, बी से निकालेंगे 2 है, सी से निकालेंगे 3, 4। अभी हमें इससे मतलब नहीं है कि ये जर्मिनेट हुआ, अभी हम खाली ये देखेंगे इसको क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। देखो बुक में ये जो है इसको HA से डिनोट कर रखा है। HA सब बता रखा है आपको क्या है, डिनोट करता है इवेंट दैट अ सीड ऑफ ग्रेड ए। मतलब जो सीड है वो ग्रेड ए का है, उसको हम HA से डिनोट करेंगे। अब हम अगर यहाँ पर लगा देते हैं P, तो इसका मतलब क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, ठीक है। तो इस P का मतलब ये होता है। HA किसको डिनोट करते हैं, दिखा रखा। अब एक बात और, HA के कितने हैं 80 मत लिख देना, ये उनके उगने का रेशो है। उनकी क्वांटिटी को कौन बता रहा है, कंटेन 4 ग्रेड्स ऑफ सीड्स 1, 2, 3, 4। हमें नहीं पता कितना, पर हमें रेशियो क्यों, रेशियो के हिसाब से चलेंगे। ए का कितना है 1, कितने रेशियोज में से, तो ये कितने हैं टोटल 10, ठीक। उसी हिसाब से बी का निकालेंगे, बी का कितना रेशियो है 2, कितने में से 10, 10/2, सॉरी 2/10 इक्वल्स टू 1/5। उसी तरीके से हम सी का निकालेंगे, उसी तरीके से हम डी का निकालेंगे, ठीक है। ये सब हमने निकाल दिया। अभी भी हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, वो क्या, उनके उगने का रेशो। अब हम ये बता सकते हैं कि भैया ये चीज क्या है। हमने बता दिया कि पैकेट
ए से निकाला हुआ बीज है, तो उसके उगने के रेशियोज क्या है हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? उसका उगने का रेशियो 80 गिवन है। हमें पता है परसेंटेज हमेशा 100 में से देखी जाती है, तो 80 का कितना हो जाएगा 0.8, अगर 0 से 0 ये कट जाता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होगा फिर? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। मैंने आपको बोला था नीचे वाला गिवन, आपने बोला कि ग्रेड ए का ही बीज है लेकिन उसके उगने का चांस बताओ। इसमें क्या है कि आप उगा चुके हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेड ए का, और यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपने पहले ही अलग कर लिया ग्रेड ए, कितने हैं 1, आपने पहले ही अलग कर लिया भाई 1 है। अब मैं पूछ रहा हूँ किस रेशियो से उगेगा, आपने बोल दिया 80। यहाँ पे मैंने बोला उग चुका है, कितने हैं उगने के लिए तैयार, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इन दोनों में बहुत फर्क है। इस पे आप पहले ही बोल चुके हो कि भाई ये ए ग्रेड का है, आपने बता दिया उग रहा है। मैंने बोल दिया उग चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रेड ए का हो, तो आप पहले सोचोगे यार ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, तो इस हिसाब में यही चीज निकालनी है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बायस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। तो हम सबसे पहले बाकियों की भी निकाल देंगे। तो इस हिसाब से हमने निकाल दिया ग्रेड ए, फिर ये आ गया हमारा ग्रेड बी, एच बी, फिर ये आ गया सी, ये आ गया डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए हमने बताया, मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, रेशियोज में 1/10, 1/5, ये सब मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया है। अब ग्रेड ए से उगने के चांस कितने हैं, A/100, 0 से 0 कटा, ये आ गया 0.8। दूसरे वाले के कितने हैं 50, कितने में से 100 में से 0 से 0 कटा, कितना आ गया 0.5। उसी तरीके से सी वाला आ जाएगा 0.4, और लास्ट वाला आ जाएगा 0.2। आपको पता चल चुका है कि वो उगेंगे किस रेशियोज में, आपको पता चल चुका है कि वो किस रेशियो की अमाउंट में है। अब क्या करना है, वही जो क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन ने क्या कहा, भाई ये बताओ कि वो उग चुका है और ग्रेड ए का हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं जो इससे रिलेट कर रही, एक ये और एक ये। देखो एच ए वाली प्रोबेबिलिटीज कितनी है, एक ये है और एक ये है। इसके अलावा एच ए आपको किसी में दिख रहा है नहीं, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें बी सी डी। इसको रटने का तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, वरना इसके क्वेश्चन में ही घूमते रह जाओगे। जिस भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालने को बोले उससे रिलेट कर देना कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं। देखो जी तो गिवन है, हो चुका है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो उग चुका है लेकिन ए से हो, यहाँ पर ए की कितनी प्रोबेबिलिटीज है 2, तो इन दोनों को आप रख दोगे ऊपर, नीचे सारी प्रोबेबिलिटीज आएंगी प्लस ये भी आएगी। देखो सबसे पहले नंबर पे यही लाइन लगा के खड़ा है, यही चीज यहाँ पे भी है, यही चीज यहाँ पे भी है, प्लस बाकी सबकी ये। बस क्या है कि उसको अपनी प्रोबेबिलिटीज के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बी जो गिवन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच सी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो एच सी गिवन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है वहाँ प्लस का साइन, ये एच बी है, ये भी एच बी, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप जब इसमें सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या कह रहा है, अब उसने बी की भी पूछी। अब बी का क्या करें, सेम प्रोसेस वही करना है। एच की जगह इस बार आ जाएगा आपका एच बी, ऊपर एच ए की जगह आपके पास एच बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर एच ए की जगह एच बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नीचे का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, और यही फायदा होता है आपको बायस थ्योरम में। आपने एक बार सम करके देख लिया कि नीचे का 19 आ रहा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है 19, और ऊपर वो रख देना है जिसका आप निकाल रहे हो। ठीक है, फिर बताता हूँ, जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी प्लस करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर, और नीचे बाकी सारा जमघट जो भी है प्रोबेबिलिटीज का उन सबको प्लस कर देना है, और जो सेम प्रोबेबिलिटीज है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यही है बायस थ्योरम का मतलब, वो यही कहता है कि नीचे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। E7 को अगर हम ध्यान से देखें क्या कह रहा है, देखिए इफ 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52, 4 कार्ड्स निकाल लिया आपने 52 के पैक से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 कार्ड ईच सूट का होना चाहिए। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 4 कार्ड, देखिए जो सूट वो कह रहा है उस एक सूट में होते हैं 13 कार्ड। ठीक है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, तो जब भी आप इसका सम करोगे 52 ही आएगा 52। ठीक है,
तो ये अलग अलग साइन के होते हैं, मुझे भी ढंग से पता नहीं है। एक हार्ट शेप का होता है, एक कुछ ऐसा होता है, एक पान का पत्ता होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से चारों अलग अलग होते हैं। कह रहा मैंने 4 निकाल लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन के थ्रू आप इसको कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो, पर बुक में कॉम्बिनेशन कर रखा है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी से आप कैसे कर सकते हो। इसमें मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। हमारे पास सैंपल कितना है 22, सैंपल मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आउटकम्स। देखो नंबर कितने हैं हमारे पास 52, कितने कार्ड्स है 52, कितने निकाले उसने 4, एन मतलब सैंपल 52, आर मतलब आपने कितने निकाले, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हमें निकालना है कि कितने वेज में वो 52 में से 4 कार्ड्स निकाल सकता है। अभी प्रोबेबिलिटी भूल जाओ तो हम उसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे 52C4। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट की बात होती है, देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले मैंने आपको सारा बता रखा है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे पता चलेगा परम्यूटेशन है, कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है 52 में से 4 कार्ड उठा रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। कह रहा है अभी तक हमने वो आउटकम्स निकाले कि उसने 52 में से 4 निकाले। अब हम वो देखेंगे जो उसने कंडीशन गिवन दी है कि हर एक कार्ड अलग सूट का होना चाहिए, हर एक कार्ड अलग सूट का होना चाहिए। इसका मतलब एन अब हमारे पास 3। देखो ध्यान से, जब तक हमारे पास कंडीशन गिवन थी हमारे पास N52 था। अब हमारे पास कंडीशन दूसरी गिवन है। उसने पहले क्या कहा कि उस लड़के ने 4 कार्ड निकाल लिए, 52 में से 4 कार्ड निकाल लिए। कितने तरीके से निकाल सकता है वो ये है। अब उसने बोला हर एक कार्ड अलग सूट का होना चाहिए, मतलब इसका एक होगा, इसका एक होगा, इसका एक होगा, इसका एक होगा। तो अब इसमें से एक निकाल रहा है। पहले उसने 52 में से 4 निकाले, अब 13 में से एक निकाल रहा है क्योंकि हर ईच सूट की बात हुई है और ईच सूट में 13 कार्ड है। तो हर 13 में से एक, मतलब अब आर क्या हो गया 1 और एन क्या हो गया 13। ध्यान से समझना, इसको फिर समझाता हूँ। पहले उसने कहा था 4 कार्ड निकाले सूट में से, सूट में टोटल कार्ड है हमारे 52। फिर कह रहा है हर एक कार्ड अलग सूट का होना चाहिए, हर एक सूट में 13 कार्ड है और हर कार्ड अलग होना चाहिए, मतलब एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है, एक इसका। तो अब हमारे पास आर जो है कितने सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एक, कितने में से 13 में से। पहले हमने 4 सेलेक्ट किए 52 में से, अब कंडीशन के थ्रू चलना है, एक सेलेक्ट किया 13 में से। अब क्या टोटल नंबर ऑफ वेज वी हैव टू चूज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, मतलब हम हर 4 में से, मतलब हर एक सूट में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, मतलब हर एक में से। तो हम उसको कैसे निकलेंगे, इस बार एन क्या है हमारे पास 13, आर क्या है हमारे पास 1, तो हम एनसीआर वाले फॉर्मूले में लगाएंगे हर एक के लिए, हर एक के लिए। अब देखो इस 13C1 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसकी पावर में 4 लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 है, हमने एक के लिए निकाल लिया 30C1। क्या किया हमने, एक के लिए निकाल लिया हमने 13C1, 13C और एक हमें सिलेक्ट करना है, तो 13C1 आ गया। हमें इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इसकी पावर 4 अपॉन ये वाला, ठीक है 15C4। देखो कितने कार्ड हमने निकाले 13 में से एक एक, कितने में से, इतने में से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करना महाभारत हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे इसको इतना भी छोड़ सकते हो। इसको कैसे लिखा गया है, एनसीआर वाला एक फॉर्मूला आता है, उस हिसाब से इसको किया गया है। मैंने सब आपको कॉम्बिनेशन में उसमें पता है। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अभी हमने किया था कि हमने 52 में से 4 कार्ड निकाले और हर एक अलग अलग सूट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सेम इसी की तरह है, पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कार्ड जो हैं रेड हों और 2 कार्ड जो हैं ब्लैक हों। अब एक बात और, अगर मैं आपको बता दूं तो इनमें से 2 कार्ड के जो सूट हैं वो रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। कार्ड में मैक्सिमम 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। अब उसने क्या करा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, कहा ईच सूट नहीं, उसने ये नहीं बोला, उसने कहा 2 कार्ड रेड के हैं 2 कार्ड ब्लैक के हैं। कार्ड अभी भी कितने निकाल रहा है वो 4, E7 फॉर द प्रॉब्लम ऑफ E7 लिखा है, अभी भी 4 कार्ड ही निकाल रहा है 52 में से, ऊपर का यहाँ तक का पूरा सेम रहने वाला है। लेकिन उसने लास्ट में क्या बोला, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 कार्ड हमारे रेड है 2 ब्लैक है। चेंज होगा यहाँ पर, क्या एन क्या हो जाएगा रेड कितने हैं, ये भी है ये भी है, मतलब 13 + 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26। कितने सेलेक्ट कर रहा है 2, इसका मतलब
यहाँ आ जाएगा ऊपर की जगह, ये हो जाएगा हमारा NCR की जगह हो जाएगा हमारा 26C और R2। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, दो ब्लैक भी हैं, ब्लैक कितने हैं, दो, सेम कंडीशन 26C2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन ये रहने वाला है, नीचे का सेम रहेगा क्योंकि इस बार भी उसने 4 कार्ड ही निकाले हैं, उसने कहा इस वाली प्रॉब्लम के लिए है 4 कार्ड उसने इस बार भी निकाले, तो नीचे का सेम रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 26 और यहाँ आ जाएगा C2 क्योंकि इस बार उसने दो निकाले हैं रेड में से, उसने ये नहीं कहा डिफरेंट है, उसने कलर गिवन दिया है और इन दोनों कार्डों का जो है कलर सेम होता है, तो हम क्या करेंगे 26C2, क्यों, दो कार्ड निकाले हैं 26 में से, 26 कैसे हो गए, दो के रेड कलर है और दो के ब्लैक कलर, तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है। बुक के अगर आप पीछे देखो तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखा है 26C2 26C2, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो बुक ने भी छोड़ा है क्योंकि वो जानती है कि इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल बैठेगा, इसलिए उसने ये जो है छोड़ दिया है। ठीक है, आप भी चाहे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप इतने तक छोड़ गया है, लेकिन लिखना है द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस। ठीक है, तो यही चीज है आपका, ये देखना है, अपर बॉडी देखनी है सबसे पहले कि कितने में से कितने निकाल रहा है, 26 में से 4 निकाल रहा है उसे नीचे रख देना है। ठीक है, कितने में से कितने निकाल रहा है उसको नीचे रख देना है, फिर जो गिवन कंडीशन होगी उसको ऊपर रख देना है कि भाई रेड का एक होना चाहिए। अच्छा, अगर ये बोल देता कि इसमें से हमें दो निकाले तब क्या होता, 13C2 फिर मल्टीप्लाई, बाकी ये सारा, हर एक की अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को समझना है और सीधा निशाने पे तीर मारना है। ये दोनों हो चुके हैं, ये वाला इजी है, इजीली कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E10 वाला मैं बता देता हूँ, E10 वाले में क्या है, देखो बहुत आसान से, वैसे तो ये भी कह रहा है पेशेंट इज अ सीरियस केस, सीरियस केस में कितने पेशेंट हैं, ये है कितने, 20 30 और 40, कितने में से सारे ऐड होंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप पीछे देख सकते हो, कितने हैं E10 में, ऊपर देखो 40 मैंने बताया था, ये सारे सीरियस में है, कितने में से, ये सारे 100 में से। बी क्या कह रहा है, पेशेंट इज बिलो 40, बिलो 40 में कितने हैं, ये सारे, कितने में से, 100 में से। फिर क्या कह रहा है, पेशेंट्स आर डायबिटिक। ठीक है, बस डायबिटिक में कितने हैं, ये भी और ये भी, अपॉन 100, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। आपको इस क्वेश्चन की मैं मॉडल क्वेश्चन भी एक बार करवा दूंगा, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से बुक से क्वेश्चन बहुत कम आता है और आउटसाइड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो लेकिन आपको इनको पहले समझना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।